नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 हेतु जो अभी पुलिस भर्ती का नया पैटर्न आया है उस पर आधारित ये मॉडल पेपर फर्स्ट है। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं महिला और बाल अपराध जिसके 10 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर रीजनिंग को मैंने शामिल नहीं किया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा और आप भी वीडियो के चलते रीजनिंग सॉल्व करेंगे तो आपकी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं वो इसमें शामिल नहीं है। वैसे आपकी राजस्थान पुलिस का टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होगा और इस वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त भारत जीके सामान्य विज्ञान के आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन हैं और आप इन 100 मार्क्स में से कितने सही कर पा रहे हो वो आप लास्ट में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आप चाहते हो कि आपको कंटिन्यू बेसिस पर इस प्रकार से डेली एक वीडियो मिले तो इस वीडियो पर यदि अच्छा रेस्पॉन्स आया तो ज़रूर मिल जाएगा आपको डेली एक वीडियो। तो इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास के बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। तो सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर कर रहा हूं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं भाग द, जो कि नया टॉपिक है महिला एवं बाल अपराध। इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देख लेते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट है वो कर पाते हो। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है कि 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम है। आपके सामने ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी राजा राम मोहन राय। तो आप पास में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए ताकि आपको पता चल जाए कि कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 1856 में लागू जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों का परिणाम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये कब लाया गया था, तो 1856 में लाया गया था। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है इन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से किया था और जो ये अधिनियम है ये 25 जुलाई 1856 को लागू किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता है वो मिल गई है। और बात करें किस अंग्रेज के द्वारा इस अधिनियम को तैयार किया गया था, तो इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को शराब पीकर दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ित करने के साथ साथ चरित्रहीन कहता है। एक दिन वह दुर्व्यवहार के कारण तंग आकर आत्महत्या कर लेती है उनकी पत्नी। तो पति ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध किया है। तो आपके सामने जो चार ऑप्शन है, ए है 306, बी 309, सी 304 बी के अधीन, डी कोई जुर्म नहीं किया है। तो उनके पति ने जो जुर्म किया है वो आईपीसी की धारा 306 के अधीन किया है। 306 की धारा क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति है वो आत्महत्या कर लेता है और बाद में प्रूफ होता है कि किसी के उकसाने के बाद, प्रताड़ित करने के बाद इन्होंने आत्महत्या की है, तो प्रूफ हो जाता है तो उस व्यक्ति पर धारा 306 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। और इसमें क्या प्रावधान है, सजा है 10 वर्ष का कारावास है प्लस आर्थिक दंड दिया जाता है। ये एक गैर जमानती, जमानत नहीं मिलती इसमें और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। और बात करें इस अपराध समझौता करने योग्य ये अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ सम्मान की रक्षार्थ लाया गया बिल कौन सा है। कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की रक्षार्थ लाया गया बिल, वर्क पैलेस बिल 2014, 2011, वर्क पैलेस बिल 2012 या फिर ये बिल 2010 में लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्क पैलेस बिल 2012। कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की रक्षार्थ लाया गया बिल है वर्क पैलेस बिल 2012, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस बिल में लैंगिक समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर कड़े कानून है वो बनाए गए हैं। अगला सवाल, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में अदालत का आदेश न मानने पर सजा के तौर पर क्या नियत है। तो घरेलू हिंसा केस में अदालत में सुनवाई हुई है, अदालत ने कोई निर्णय सुनाया है और वो आदेश की अनुपालना नहीं करता है तो उस केस पर क्या सजा मिल सकती है उनको। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जो चार ऑप्शन है। आई थिंक आपने यहाँ पर आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है 1 साल का कारावास व 20,000 जुर्माना, ऑप्शन बी करेक्ट है।
और बात करें घरेलू हिंसा की, तो ये अधिनियम 2005 का आपको जरूर याद में रखना है। ये लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो 2005 है, इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। और इसमें एक यदि ऐसा केस आ जाता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, तो स्त्री का या तो हस्बैंड है या फिर उनका रिलेटिव स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा का भी प्रावधान है और जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 के अनुसार, जो कि लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को, तो अनुसार संरक्षण अधिकारियों की अर्हताएं, जो योग्यताएं रहती हैं और अनुभव के बारे में कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है संरक्षण अधिकारियों के केस में। तो यहाँ पर आपके सामने जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि पहला कथन, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षण अधिकारी सरकारी या गैर सरकारी संगठन के सदस्य हो सकेंगे। और सेकंड है, अधिनियम के अधीन संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक सेक्टर में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव सामाजिक सेक्टर में। और थर्ड है, संरक्षण अधिकारी की जो पद अवधि है वो न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि रहेगी। तो संरक्षण अधिकारी के केस में ये तीनों योग्यताएं होना जरूरी है। स्टेटमेंट ये कथन तीनों ही सत्य है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिसेफ के द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है। यूनिसेफ के द्वारा हर वर्ष जो बाल श्रम निरोध दिवस है, तो ये मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन सी इसमें सही है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। अगला सवाल यहाँ पे, रणजीत एक 17 वर्ष के जड़ व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। इस उकसाहट के कारण वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या रणजीत दोषी है। कौन सी धारा के अधीन रणजीत दोषी है? जब वो किसी 17 वर्ष के जड़ व्यक्ति, जिसकी मतलब मानसिक रूप से वो कमजोर है, जड़ व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, तो उस केस में यहाँ पर रणजीत हैं, ये धारा 305 के अधीन दोषी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इससे पहले भी एक जो सवाल आया था जिसमें पति ने महिला उनकी पत्नी को उकसाया था आत्महत्या के केस में, उस पर जो धारा लगाई गई थी वो 306 थी। और यदि एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें एक नाबालिग व्यक्ति, जैसे कि ये 17 वर्ष के नाबालिग हैं और जो मानसिक रूप से जिनकी विकृत है, मानसिक तौर पर कमजोर, या फिर किसी भी ऐसे सख्त को उकसाया जाता है जो अपने आप सही और गलत का फैसला करने में असमर्थ हैं, तो उस केस में धारा 305 लगाई जाती है और इसके तहत 10 साल की कैद और जुर्माना या फिर उम्र कैद या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है इस धारा के तहत। तो ये है 305 के अधीन, जिसमें नाबालिग या फिर मानसिक तौर पर कमजोर व्यक्ति पर उकसाया जाता है आत्महत्या करने के लिए। और अदरवाइज जो धारा है वो है 306। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, पोस्को अधिनियम में सम्मिलित हैं। जो पोस्को एक्ट है ये किसके लिए हैं? तो केवल लड़का, केवल लड़कियां, लड़के व लड़कियां दोनों, और ऑप्शन डी है सभी जेंडर के बच्चे। तो इसमें जेंडर के आधार पर यहाँ पर विभेदन नहीं किया गया है। पोस्को एक्ट में सभी जेंडर के बच्चों पर ये लागू होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। पोस्को एक्ट है क्या? तो सबसे पहले पोस्को की फुल फॉर्म जाने, तो इसका फुल फॉर्म है पोस्को द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपको ये फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, सेकंड रखना है कि ये सभी जेंडर के बच्चों पर लागू होता है, थर्ड है कि ये कब अस्तित्व में आया ये अधिनियम, तो ये 12 नवंबर 2012 को पोस्को एक्ट है वो अस्तित्व में आया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब लागू की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1986, 1985, 1987, 1988। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति है ये 1987 को लागू की गई थी, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूर किया गया था। और इस नीति का जो उद्देश्य है वह वो है कि बच्चों को रोजगार से हटाकर, यदि कोई बच्चा रोजगार कर रहा है तो उन्हें समुचित रूप से पुनर्वास कराना है इस योजना का उद्देश्य। और जो यहाँ पर इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके महिला और बाल अपराध का, कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का जो मौलिक अधिकार बनाया गया है, तो ये ऑप्शन है 2002, 2001, 2010 या फिर 2006। ऑप्शन ए करेक्ट है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, 2002 हो जाएगा।
और इससे संबंधित बात करें कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 का है। और किस अनुच्छेद में वर्णित है कि 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो ये है अनुच्छेद 21A। तो ये दोनों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा संविधान संशोधन है और कौन सा आर्टिकल है और ये कब हुआ संशोधन, तो ये 2002 में हुआ है। अगला आपके पार्ट है कंप्यूटर, जो यहाँ पर अतिरिक्त सिलेबस जोड़ा गया है, इस ये रीजनिंग के साथ है। टोटल आपके 60 क्वेश्चन होंगे और जिसमें रीजनिंग और आपकी कंप्यूटर रहेगी। तो रीजनिंग के आई थिंक 50 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके 10 क्वेश्चन का ये टेस्ट रहेगा। और दोस्तों इस मॉडल टेस्ट पेपर की आपको पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, यदि आप 2020 में आयोजित होने वाली एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा। प्रीवियस ईयर में पूछे गए रेलवे के ऑल ऑनलाइन एग्जाम जो हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप डी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट, सेकंड, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ट्रेडमैन, एनटीपीसी, जेई, पैरामेडिकल, ये आपको डिस्काउंट डील के तहत मात्र 85 रुपये मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट की लिंक है, पेमेंट के बाद यहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए, तुरंत पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इसी टाइप से एसएससी के सभी पेपर भी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो पहला सवाल है यहाँ पर कंप्यूटर का, बायोस कौन सी मेमोरी में संचित रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोस है ये कौन सी मेमोरी में स्टोरेज रहता है, तो रैम, रोम, कैश मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी रोम में। बायोस की बात करें तो बायोस है, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो कंप्यूटर द्वारा चलाया जाने वाला ये पहला सॉफ्टवेयर है BIOS। जैसे ही कंप्यूटर ऑन करेंगे ये सबसे पहले सॉफ्टवेयर खुलेगा और ये सॉफ्टवेयर आमतौर पर रीड ओनली मेमोरी जो रोम है इस पर स्टोर होता है और मदरबोर्ड पर स्थित होता है। तो इसमें रोम करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल प्रिंटिंग प्रेस में होता है। ऑप्शन ए पेंट, बी पेज मेकर, सी टाइपिंग मास्टर, डी पावर पॉइंट। तो प्रिंटिंग प्रेस हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं और भी जो बुक्स वगैरह हैं, इन सभी में प्रिंटिंग प्रेस में जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है वो है दोस्तों पेज मेकर। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इस नवीनतम संस्करण का नाम है पेज मेकर का, जो अभी नवीनतम लेटेस्ट संस्करण है वो एडोबी इन डिजाइन के नाम से है, एडोबी इन डिजाइन। अगला सवाल, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। ए पर्ल, बी प्लैंकलकुल, सी C++, डी बेसिक। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर कंप्यूटर की प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा प्लैंकलकुल थी और इसे 1943 से 1945 के मध्य कोनराड जूज के द्वारा विकसित किया गया था। वर्ष 1949 में जॉन म्यूसी के द्वारा प्रस्तावित शॉर्ट कोड भाषा को प्रथम हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है। और बात करें प्रथम जो पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी, तो ये फोर्ट्रैन हो जाएगा। यदि आपके ऑप्शन में ये नहीं हो प्लैंकलकुल और पूछ लें प्रथम प्रोग्रामिंग जो व्यावसायिक भाषा है या फिर प्रथम हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके फोर्ट्रैन है। फोर्ट्रैन का मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है। यूनिक्स है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। ए बेसिक, बी लोगो, सी डी एल्गोल भाषा में। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक्स है ये आपके सी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। यूनिक्स मूल रूप से असेंबली भाषा में लिखा गया था शुरुआत में, लेकिन बाद में इसको रीराइट किया गया था सी भाषा में, जो कि ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है। अगला सवाल है कि विंडोज का पहला संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। यहां पर पूछा है संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज का है वह कौन सा है, तो विंडोज 95 है विंडोज का पहला संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे बात करें विंडोज के पहले संस्करण की, तो विंडोज का जो पहला संस्करण था वो 1.0 था, उसके बाद 3.11 तक ये चला था, जो कि एक ग्राफिकल सेल था और ये MS-DOS से चलता था। लेकिन जो प्रथम एकीकृत इंटीग्रेटेड संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये विंडोज 95 था। अगला सवाल, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेब ब्राउजर है, तो इस पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है वेब पृष्ठ। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, यहाँ पे मैन का अर्थ क्या है। जो नेटवर्क मैन है MAN, इसकी फुल फॉर्म क्या है,
तो ये हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी करेक्ट है मैन की फुल फॉर्म। और यहाँ पर हिंदी में बात करें तो महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। मैन एक बड़ा नेटवर्क है जो आमतौर पर एक ही शहर या शहर में कई इमारतों का विस्तार होता है। जैसे कि बात करें, ये आपका जो मैन नेटवर्क रहता है, तो इससे जैसे कि एक स्कूल जुड़ा हुआ है, स्कूल के सारे जो लैन नेटवर्क रहते हैं, सभी लैन नेटवर्क, मान लेते हैं एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के जो लैन नेटवर्क हैं, और कोई भी बिल्डर हैं, जैसे बहुत से यहाँ पे कारखाने वगैरह उद्योग वगैरह हैं, तो उद्योग का जो लैन नेटवर्क है, तो एक पूरे शहर के ये लैन नेटवर्क है, ये एक मैन नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। और इसका मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क है। और भी नेटवर्क से संबंधित यहाँ पे जो फुल फॉर्म की बात करें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क पूछ ले, पैन की फुल फॉर्म तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। लैन की पूछे तो लोकल एरिया नेटवर्क है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। EPN है एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। VPN जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा VPN। अगला सवाल, किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्ट की है वो प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल A, ऑप्शन ए, बी कंट्रोल सी, CTRL प्लस F4, डी अल्ट के साथ F4। कौन सा यहाँ पर शॉर्टकट रहेगा किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए? तो इसमें हो जाएगा ALT प्लस F4, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सभी को सेलेक्ट करने के लिए है, ये कॉपी करने के लिए है। और जो ALT प्लस F4 है, जहाँ से आपकी एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगी। और यहाँ पर जो बंद वेब ब्राउज़र है, जैसे कि कोई भी वेब ब्राउज़र क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो ओपन किया है और उसमें किसी विंडो को आपको बंद करना है, वेब ब्राउज़र टैब को, तो उस केस में आप कंट्रोल के साथ W दबा प्रेस कीजिए, तब आपका ये क्लोज ब्राउज़र टैब बंद हो जाएगी। और जो भी एप्लीकेशन के कोई भी विंडो या टैब ओपन है, जैसे कि MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, आपको क्लोज करना है उस सिर्फ डॉक्यूमेंट को, तो आप कंट्रोल प्लस W प्रेस कीजिए। वो डॉक्यूमेंट फाइल है, यदि एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट वहाँ पे ओपन किए हुए हैं तो वो एक एक करके आपके क्लोज हो जाएगी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन इमेजिंग का है? तो इमेज में आपने ये फॉर्मेट देखा होगा, कोई इमेज में ऐसे JPG रहता है, किसी में GIF है, PNG फॉर्मेट रहता है, तो कौन सा इमेजिंग का नहीं है? तो ये हो जाएगा HTML, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, तो ये आपके इमेजिंग का नहीं है। JPG, JPEG, PNG, GIF ये सभी इमेजिंग के एक्सटेंशन हैं। तो इन सभी की यदि फुल फॉर्म की बात करें, JPEG, जो JPEG की फुल फॉर्म हो जाएगी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPG यानी जॉइंट फोटोग्राफिक्स ग्रुप हो जाएगा। GIF इसका मतलब है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG का मतलब है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। AVI है, इसका मतलब है ऑडियो वीडियो इंटरलेव्ड। PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। HTML जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे, विंडोज का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो विंडोज का विकास किया गया है, यहाँ पर जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, आई थिंक आप करेक्ट करेंगे, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विंडोज़ का विकास है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विंडोज़ ने, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने 20 नवंबर 1985 को इसका शुरुआत में स्टार्ट किया था। और अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके भाग ब है, जिसमें सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान के टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं इनमें आप कितने करेक्ट है वो कर पाते हो। तो इस भाग का जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू हो रहे हैं कि 2019 क्रिकेट विश्व कप पहली बार किसने जीता है? तो प्रथम बार यहाँ पर ऑप्शन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका है। 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है ये इंग्लैंड ने जीता है। और इसमें आपकी उपविजेता जो टीम रही है वो न्यूजीलैंड रही है। कहाँ पर आयोजित हुए थे 2019 के क्रिकेट विश्व कप? तो ये इंग्लैंड और वेल्स कंट्री में हुए थे। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था वो केन विलियमसन को दिया गया था, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। बात करें जो अगले नेक्स्ट 4 वर्ष में और होगा ये ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो यह कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो ये अपने इंडिया में होगा नेक्स्ट ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। अगला सवाल यहाँ पे, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? ए पलाना, बी खारी, सी कपूरडी व जालीपाट, डी है मेड़ता रोड। तो विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है ये पाया जाता है पलाना में। पलाना कहाँ पर है? तो पलाना है बीकानेर में। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो जर्मनी है।
और इंडिया में जो विश्व का यहाँ पे विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है अच्छी क्वालिटी का वो पलाना में पाया जाता है और सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वांटिटी की बात करें तो ये जर्मनी में सबसे ज्यादा होता है। अगला सवाल यहाँ पे हीरे की चमक का क्या कारण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हीरा किस कारण चमकता है? प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन या फिर बहुलित बाहरी परावर्तन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल यहाँ पे मुस्लिमों की स्थिति पर 2005 में गठित समिति कौन सी है? मुस्लिमों की स्थिति पर 2005 में गठित समिति लिंग 2, सज्जर, एनपी सिंह या फिर बनर्जी समिति। तो ये हो जाएगी आपके सज्जर समिति है जो कि 2005 में गठित की गई थी। भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजिंदर सज्जर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। अगला सवाल, किस भारतीय मूल महिला ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो कौन सी महिला है जो भारतीय मूल की है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था? सुनीता विलियम्स, अनीता विलियम्स, कल्पना चावला। इसमें हो जाएगा आपकी सुनीता विलियम्स हो जाएगा और वो अब अंतरिक्ष में 322 दिन का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। वो अंतरिक्ष में 322 दिन रह चुकी हैं। 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। 2006 में वो 195 दिन रही थी, 2012 में 127 दिन रही थी। हालांकि ये रिकॉर्ड अब टूट चुका है क्योंकि न्यू रिकॉर्ड है वो है क्रिस्टीना कोच के नाम है। वो अब तक 328 दिन है वो लगातार अंतरिक्ष में रह चुकी है। जो अभी तक नहीं लौटी है तो ये रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा। फेब 2020 में वापस आएगी क्रिस्टीना कोच है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में सबसे अधिक 340 दिन स्कॉट केली ने अंतरिक्ष स्टेशन में बिताए थे। नेक्स्ट वन यहाँ पे, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? ए चालन, बी संवहन, डी विकिरण, सी ये सभी। सूर्य का ताप जो पृथ्वी तक पहुंचता है ये दोस्तों जो पहुंचता है ये विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विकिरण के तहत अन्य जो उदाहरण है वो लाइट बल्ब से प्राप्त ऊष्मा है और आग से प्राप्त ऊष्मा है, ये सभी विकिरण के द्वारा पहुंचती है। अगला सवाल, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ए स्पिग्मो मैनोमीटर, बी स्टेथोस्कोप, सी स्टीरियोस्कोप, डी स्पेक्ट्रोमीटर। तो हृदय की आवाज सुनने के लिए डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में लिया गया यंत्र है दोस्तों स्टेथोस्कोप। स्पिग्मो मैनोमीटर की बात करें तो ये है दोस्तों रक्त दाब मापी है, ब्लड प्रेशर है, इसके द्वारा मापा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है स्पिग्मो मैनोमीटर। अगला सवाल यहाँ पे, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ए है रोगाणुओं का नाश, बी रक्ताल्पता को दूर करना, सी ऑक्सीजन का संवहन, डी रक्त को गाढ़ा करना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑक्सीजन का संवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का संवहन। हीमोग्लोबिन ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है। ब्लड के साथ ये ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में हीमोग्लोबिन के द्वारा पहुंचाया जाता है। और इसमें जो कौन सा एलिमेंट रहता है, हिम रहता है, इसमें आयरन Fe हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी पूना, सी है खड़गवासला, डी हैदराबाद। राष्ट्रीय रक्षा जो अकादमी है ये है खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में है और इस अकादमी की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 को। नेक्स्ट वन यहाँ पे, नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित समझौते का क्या नाम है? तो नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित समझौता 124 समझौता, 7 समझौते का नाम है ये। समझौता 1, 2, 3, समझौता 4, 5, 6। नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित जो समझौता है वो है दोस्तों 123 वाला। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और 123 समझौता नाम से प्रसिद्ध, ये इसका नाम 123 क्यों है? क्योंकि ये समझौता अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत किया गया था, जिसके कारण इसका नाम है समझौता 1, 2, 3, जो कि भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकार के मध्य नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए एक सहयोग का समझौता है। जो नाभिकीय ऊर्जा है उनके शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए जो हथियार वगैरह हैं इनके लिए, तो ये समझौता किया गया है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। बात करें ये समझौता कब हुआ, तो इसके स्वरूप पर भारत और अमेरिका के मध्य 1 अगस्त 2007 को सहमति हुई थी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, टूटी हड्डियों की स्थिति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? हड्डियों की स्थिति जो टूटी हुई है तो ये ज्ञात की जाती है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपकी
सी एक्सरे के द्वारा। अगला सवाल यहाँ पे, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? ए है बीज, बी छाल, सी जड़, डी कच्चे फलों का दूध। अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा है ये औषधीय महत्व का है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कच्चे फलों का दूध। नेक्स्ट वन यहाँ पे, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ए डेसिबल, बी अल्ट्रासाउंड, सी हेडफोन, डी ईयरफोन। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिबल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मिसाइल का नाम नहीं है? ए पृथ्वी, बी नाग, सी त्रिशूल, डी आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ये मिसाइल नहीं है, ये भारत के महान गणितज्ञ हैं और इनके नाम पर जो भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह है आर्यभट्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी पृथ्वी, नाग, त्रिशूल है ये मिसाइलें हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रबी फसल का सही जोड़ा कौन सा है? तो गेहूं चावल है ये, बी सोयाबीन सरसों, डी सरसों चावल और डी आपकी हो जाएगा गेहूं सरसों। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गेहूं सरसों है। रबी की फसल जो कि अक्टूबर नवंबर मंथ में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये काट दी जाती हैं। इनके जो अन्य एग्जाम्पल हैं रबी की फसल का, तो आलू है, सरसों, राई, जौ, चना, मटर, गेहूं, ये सभी रबी की फसलें हैं। बात करें आपके खरीफ की फसलों की, जो कि ऑप्शन में था, एक तो आपके चावल, सोयाबीन, तो ये चावल और सोयाबीन ये खरीफ की है। इसके अतिरिक्त खरीफ में आपकी मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, मूंग, ये खरीफ की फसलें हैं जो कि जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। अगला सवाल यहाँ पे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ शिकायत नहीं की जा सकती है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, और ऑप्शन है आपकी पुलिस थाने पर, जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। तो ये शिकायत है दोस्तों पुलिस थाने पर नहीं की जा सकती है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत है। और ये अधिनियम की बात करें, बहुत बार पूछे हुए हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है कौन से वर्ष में था, तो 1986 हो जाएगा। और इसमें शिकायत है वो 3 स्टेज पर की जा सकती हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड स्टेट कंज्यूमर फॉर्म, थर्ड है नेशनल कंज्यूमर फॉर्म। इसके लिए भी अलग अलग शर्त हैं, कितनी धनराशि का आपकी नुकसान हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है, उस पर डिपेंड हो गए हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म की बात करें, अगर शिकायत का मामला 20 लाख की रकम से कम है या फिर 20 लाख की रकम तक का है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में आपको शिकायत करनी होगी। और यदि शिकायत का मामला 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपका है तो आप स्टेट कंज्यूमर फॉर्म में शिकायत कीजिए। यदि 1 करोड़ से ज्यादा की रकम है तब आपको शिकायत करनी होगी नेशनल कंज्यूमर फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष है? तो इसमें हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए ये एक स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होते हैं। 1/3 सदस्य हैं हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र का ऊपरी सदन है और लोकसभा है निम्न सदन है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं जिसमें 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और 233 सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो 12 सदस्य ये नामांकित होते हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 25 वर्ष है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम एज है वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। बात करें आर्टिकल से संबंधित, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति पद का जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 52 से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, ये अनुच्छेद 53 में गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में वर्णित है। इनका कार्यकाल है अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग है, वो है अनुच्छेद 61 में वर्णित। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, राजस्व मंडल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें हो जाएगा राजस्व मंडल, ऑप्शन सी करेक्ट है। और बात करें आपके अधीनस्थ न्यायालय की, तो अधीनस्थ न्यायालय ये संविधान के अनुच्छेद 333 में अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का वर्णन है, इसका प्रावधान किया गया है। अगला सवाल, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया है? आराम हराम है, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने।
नेक्स्ट वन यहाँ पे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को एक तो महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, सेकंड किनका मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का मनाया जाता है इनके साथ। हो बा क्या है? हो बा ऑप्शन ए पौधा, बी रोग, सी कपास की किस्म, डी यूरोपीय भोजन व्यंजन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक रेगिस्तानी पौधा है, हो बा है। और होबा एक रेगिस्तानी पौधा, इसका अंग्रेजी नाम है जोजोबा तथा वानस्पतिक नाम है जो ये है साइमडेसिया चाइनेसिम, इसे इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये मूलतः जो रेगिस्तानी पौधा है ये मैक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिजोना के रेगिस्तान में पाया जाता है। अगला सवाल, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? हैरी पॉटर श्रृंखला, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा J.R.R. टोकिंस ने हैरी पॉटर श्रृंखला को लिखा था, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे इनमें से कौन महामारी और स्थानिक की दोनों प्रकार की बीमारियां हैं? महामारी और स्थानिक, तो ए है टाइफाइड, बी हैजा, सी पोलियो, डी खसरा। कौन सी दोनों प्रकार की बीमारियां हैं? तो जो हैजा बीमारी है ये आपकी महामारी भी है और स्थानिक भी है। महामारी का क्या मतलब है कि ऐसा भीषण संक्रामक रोग है जिससे व्यापक पैमाने पर जन और पशु हानि होती है। तो ये जहां पर बहुत ज्यादा ये फैल जाता है ये तो महामारी है, व्यापक पैमाने पर हानि होती है। और स्थानिक रहता है जो एक क्षेत्र विशेष में रहता है, ज्यादा नहीं फैलता है। लेकिन जो हैजा है ये क्षेत्र विशेष में भी रहता है और महामारी के रूप में भी रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म है वो किसके द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करती है? इकोनॉमिक्स का है। इसमें सही जवाब हो जाएगा उत्पादन को इस तरह से स्थापित करना ताकि कीमत है वो सीमांत लागत के इक्वल हो जाए। पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप को कहा जाता है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती, बहुत ही ज्यादा विक्रेता सेलर रहते हैं। और इस कारण यहाँ पर एक उत्पादक बाजार में वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, वह रहेगी आपकी पूर्ण प्रतियोगिता, जहां पर एक सेलर है वो बाजार में वस्तु की मूल्य पर प्रभाव नहीं डाल पाता है क्योंकि वहां पर विक्रेताओं की संख्या बहुत ही ज्यादा है। अगला सवाल यहाँ पे, अशोक किस राजवंश के सम्राट थे? मुगल, चोल, यहाँ पर मौर्य है, मौर्य या फिर गुप्त वंश। अशोक है ये मौर्य वंश के सम्राट थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर शाह आलम सेकंड। तो कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपने पिता को कैद किया था और अपने भाई को मार डाला था? तो औरंगजेब थे, इनके पिता का नाम शाहजहां है। तो अपने वृद्ध पिता शाहजहां तक को इनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों तक इनको आगरा के किले में कैद बनाकर रखा था। और भाई जो दारा शिकोह हैं, तो दारा शिकोह को राजगद्दी हेतु इनके मध्य लड़ाई हो गई थी और मार दिया था। अगला सवाल यहाँ पे, पियानो का आविष्कार किसके द्वारा, पियानो का आविष्कार किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी। पियानो का बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी के द्वारा आविष्कार किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल, किसी आदर्श दरों की श्यानता कितनी होती है? और ए है उसके द्रव्यमान के समान, उसके भार के समान, सी 0, डी 1। तो आदर्श दरों की जो श्यानता होती है विस्कोसिटी वो 0 होनी चाहिए। अब देखिए श्यानता का क्या मतलब हुआ, ये एक दरों का गुण है जिसके कारण दरों की जो परतों के मध्य होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इस गुण को तल की श्यानता कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि शहद में बहने का गुण कम पाया जाता है, शहद काफी गाढ़ा होता है, कारण है श्यानता का गुण अधिक। श्यानता का गुण अधिक होगा तो परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध अधिक होगा, विरोध अधिक होने के कारण वहां पर शहद में बहने का गुण कम पाया जाता है और इसका कारण है श्यानता अधिक है। जिसमें श्यानता 0 हो जाए तो वो आसानी से बह जाएगा, परतों के मध्य सापेक्षिक विरोध है वो नहीं होगा, इसलिए जो आदर्श दरों की श्यानता है वो 0 होनी चाहिए। अगला सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है? ध्वनि की तीव्रता की जो एसआई यूनिट, काफी इंपोर्टेंट सवाल, वॉट प्रति वर्ग मीटर, जूल प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला प्रति वर्ग मीटर। तो ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट है वो है वॉट प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? ए पुतली, बी आइरिस, सी कॉर्निया, डी आईलिड। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, आइरिस के द्वारा आंख के रंग का निर्धारण है वो
किया जाता है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत साइनम अयंगर, डॉक्टर पीवी वेरियन। लोकसभा के पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे एम अनंत साइनम अयंगर थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करें गणेश वासुदेव मावलंकर की, जीवी मावलंकर की, ये भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो थे जीवी मावलंकर, और जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे एम अयन साइनम अयंगर। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट यहाँ पे मार्टिन क्रॉ किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? मार्टिन क्रॉ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो मार्टिन क्रॉ थे, ये थे न्यूजीलैंड के थे। ऑप्शन बी करेक्ट है, मार्टिन क्रॉ है, न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे। नेक्स्ट यहाँ पे अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा था? अनटचेबल जो बुक्स है इनके ऑथर कौन थे? प्रेमचंद, सरोजनी नायडू, के नटवर सिंह, मुल्कराज आनंद। तो अनटचेबल पुस्तक के लेखक थे मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे रोजी रोटी और उत्पादकता कौन सी योजना का नारा है? रोजी रोटी एवं उत्पादकता ये कौन सी योजना का नारा है? पांचवी, पहली, तीसरी, सातवीं? सही जवाब है सातवीं योजना का नारा है। अगला सवाल यहाँ पे जो कंटिन्यू हो रहे हैं वो आपके राजस्थान के जीके हैं, जो कि 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाग स का है। तो ये जो आपका लास्ट पार्ट है, तो इसका पहला सवाल है निम्न में से कौन सा युग्म सही है जो राजस्थान में हुए युद्ध हैं? जैसे कि सामेल युद्ध 1544 है, खातौली युद्ध 1517, धर्मत युद्ध है 1658। तो क्या ये सभी सही सुमेलित हैं? तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी सही सुमेलित हैं। सामेल युद्ध की बात करें तो सामेल का युद्ध हुआ था आपके, इसे जैतारण का युद्ध भी बोला जाता है, जो कि मालदेव तथा शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। तो सामेल का युद्ध हुआ था 1544 को, इसे जैतारण का युद्ध बोला जाता है, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। खातौली के युद्ध की बात करें तो ये 1517 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे धर्मत के युद्ध की बात करें तो ये युद्ध लड़ा गया था 1658 में। किन के मध्य हुआ था? तो एक तरफ तो शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह अपने पिता के पक्ष ले रहे थे, उनके साथ जसवंत सिंह और कासिम अली की सेना थी, और उनके सामने थे शाहजहां के जो दूसरे पुत्र हैं औरंगजेब हैं। तो औरंगजेब के साथ मुराद की फौज ने भाग लिया था, जिसमें औरंगजेब की जीत हो गई थी, दारा शिकोह हार गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे राजस्थान में लिम्बा राम प्रसिद्ध है, कौन से खेल से जुड़े हुए हैं लिम्बा राम? कबड्डी, कुश्ती, तीरंदाजी या फिर गायन से? तो लिम्बा राम का संबंध है तीरंदाजी से। अगला सवाल चित्तौड़गढ़ का किला किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया है? परमार वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश या फिर कछवा वंश? चित्तौड़गढ़ का किला है ये सिसोदिया वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। और जो इम्पोर्टेंट बात करें जैसे कि जालोर का किला है तो परमार वंश के द्वारा है। आमेर किला कछवा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जगनिवास महल कहाँ पर है? जगनिवास महल जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? जगनिवास महल है दोस्तों उदयपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और सभी जो इम्पोर्टेंट महल की बात करें जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनूप महल है बीकानेर में, बादल महल जैसलमेर में है, चंद्र महल जयपुर में है, गोपाल भवन है डींग में, हवा महल जयपुर में है, जग मंदिर महल उदयपुर हो जाएगा, जग निवास महल उदयपुर में है, जूना महल डूंगरपुर में है, जवाहर महल जैसलमेर में है, खुश महल उदयपुर में, खेतरी महल झुंझुनू में है, लालगढ़ महल बीकानेर में, मुबारक महल जयपुर में है, मोती डूंगरी महल ये जयपुर में है, मोती महल जोधपुर में, फूल महल की बात करें तो ये भी जोधपुर में, राणा कुंभा महल है चित्तौड़गढ़ में, रामबाग पैलेस जयपुर में है, सिटी पैलेस अलवर में है, शीश महल आमेर में है, और सिसोदिया जयपुर में है, सरिस्का महल अलवर में है, और तुलाती महल है जोधपुर में, उम्मेद भवन जोधपुर में, विजय मंदिर पैलेस अलवर, विनय विलास महल है अलवर में। अगला सवाल राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ताप का अंतर जैसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के मध्य जो अंतर रहता है दैनिक वो सर्वाधिक होता है। ए उत्तरी क्षेत्र, बी पूर्वी, सी दक्षिणी, डी पश्चिमी क्षेत्र। तो ये सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है ये पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा। पांडुपोल मंदिर जो प्राचीन मंदिर है ये अलवर जिले में है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल पुरुषों के अनुपात में अधिकतम महिलाओं वाला जिला राजस्थान में कौन सा है? मतलब राजस्थान में किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है?
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। तो इसमें हो जाएगा डूंगरपुर का लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। डूंगरपुर का कितना लिंगानुपात है तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 990। डूंगरपुर के बाद जो सेकंड जिला है वो राजसमंद है जिसका लिंगानुपात 988 है। ओवरऑल राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 928 है। और जो शिशु लिंगानुपात है राजस्थान का जिसमें 0 से 6 वर्ष तक का वर्ग आ जाते हैं बच्चों का, तो बाल लिंगानुपात है 888। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो धौलपुर का सबसे कम है 845 है। सेकंड यहाँ पे जैसलमेर का 849 है, फिर करौली 858, गंगानगर का 887। अगला सवाल, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सांसी, ग्रासिया, डामोर, सहरिया। मीणा और भील के पश्चात जो थर्ड सबसे बड़ी जनजाति है वो है ग्रासिया। तो सबसे बड़ी है ये मीणा है, उसके बाद भील है। और सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो प्राचीन जनजाति है भील। अगला सवाल, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली का जो ऊंचा शिखर है वो है गुरु शिखर। अब देखिए ये सवाल ऐसे नहीं पूछा जाता डायरेक्टली, जो अब कंपटीशन में पूछा जाता है तो आपको क्रम का पूछा जाता है। अरावली पर्वतमाला के जो शिखर हैं उनका आरोही या फिर अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है। तो उनकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है गुरु से दिल जरा अच्छा रघुदाता तेरा। गुरु से दिल जरा अच्छा रघुदाता तेरा। गुरु का मतलब है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर शिखर है वो गुरु शिखर है जो कि सिरोही जिले में है। इसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर ऊंचाई है। गुरु से का मतलब आ जाएगा गुरु के बाद, गुरु शिखर के बाद शेर जो कि सिरोही की चोटी है और इस चोटी की हाइट है 1597 मीटर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिलवाड़ा का है जो सिरोही में है और इसकी हाइट है 1442 मीटर है। दिलवाड़ा जो कि गुरु से दिल का मतलब दिलवाड़ा, जरा यानी जरगा हो जाएगा जो कि उदयपुर की चोटी है और ये है 1431 मीटर इसकी हाइट है। गुरु से दिल जरा अच्छा रघुदाता तेरा। अ का मतलब है अचलगढ़ जो कि सिरोही में है, 1380 मीटर की हाइट है। अच्छा रघुदाता तेरा। रघु यानी रघुनाथगढ़, ये सीकर की पहाड़ी है, इसकी हाइट है 1055 मीटर। रघुदाता, दा यानी खो, दरीबा हो जाएगा। अलवर में ये 920 मीटर की हाइट है। दाता यानी तारागढ़, गढ़ बीडली अजमेर में है जो कि 873 मीटर की हाइट पर। दाता तेरा हो, ये तारागढ़ का किला बूंदी में है, इसके बाद इसकी हाइट है। तो ये ट्रिक जरूर याद रखिए, यहाँ से आपके सभी चोटियों का आपको क्रम पता चल जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान में 2001 में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? तो राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट है वो पूछा है आपको, तो ये हो जाएगी 60.41% साक्षरता थी राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार। और उसके बाद जो 2011 में जनगणना हुई है तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत है आपके 66.11%। इसमें मेल का है 79.19% और फीमेल का है 52.12%। और यहाँ पे लिंगानुपात की बात करें 2001 में, ये तो आपकी साक्षरता हो गई। 2001 में ये देखिए 2001 का साक्षरता पूछा है। 2001 में लिंगानुपात कितना था तो 921 और अब की बार मैंने बता दिया 2011 में 928 है। घनत्व की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है राजस्थान का। 2001 में 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख क्षेत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके भरतपुर, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2, 3, 4, 5। राजस्थान में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो टोटल आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। 3 कौन से? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है, 1980 में स्थापित हुआ है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, 1981 में। उसके बाद जो मुकुंदरा हिल्स है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये कोटा झालावाड़ में है, 2012 में स्थापित हुआ है। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान और 26 अभ्यारण्य है राजस्थान में। अगला सवाल, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद झील, नक्की झील, जयसमंद झील या फिर कायलाना झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो ये हो जाएगी आपकी जयसमंद झील है। ये झील राजस्थान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का गौरव है। और जयसमंद झील का अन्य नाम है ढेबर झील जो कि
उदयपुर जिले में है। इसकी निर्माता की बात करें तो निर्माण करता है महाराणा जयसिंह के द्वारा निर्माण हुआ है 1687 से लेकर 1691 के मध्य। तो ये झील है जयसमंद झील। अगला सवाल, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? राजस्थान में जो कम वर्षा होती है वो अरावली पर्वतमाला की किस स्थिति के कारण होता है? तो ये ऑप्शन देख सकते हो आप, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। आई होप आपने सही कर दिया होगा। तो इसमें करेक्ट है इसका मानसून के समानांतर, अरावली पर्वतमाला है ये मानसून के समानांतर होती है जिसका कारण है कम वर्षा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पे, वीर सतसई के लेखक कौन है? जो रचना वीर सतसई है इनके लेखक कन्हैयालाल सेठ या सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास या फिर चंद्र बरदाई। वीर सतसई के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण हैं। और सूर्यमल मिश्रण की जो अन्य प्रमुख रचित ग्रंथ है जहां से सवाल पूछा जाता है तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का है, बलवंत विलास है, छंदमयूख। तो वीर सतसई है, वंश भास्कर, बलवंत विलास और छंदमयूख है, ये है सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। और सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। तो ये किनके शासनकाल के दरबारी कवि हैं? महाराव राम सिंह के दरबारी कवि। अगला सवाल, आदिवासियों में कटका वस्त्र कौन पहनता है? आदिवासियों में जो कटका नामक वस्त्र है ये पुरुष, अविवाहित युवती, विवाहित युवती या फिर विधवा पहनती है। कौन पहनती है आदिवासियों में कटका वस्त्र? तो ये पहना जाता है अविवाहित युवती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, पट्टवों की हवेली किस जिले में है? बीकानेर, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर। पट्टवों की हवेली है जैसलमेर जिले में। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान ये कहाँ पर है? सांगानेर, आमेर, कोटपुतली, कैथुन। करेक्ट आंसर सांगानेर हो जाएगा। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? तो ये है सांगानेर में। नेक्स्ट यहाँ पे, मानसी बाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जा रहा है? मानसी बाकल परियोजना में किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जा रहा है? तो ये सिटी है उदयपुर। मानसी बाकल परियोजना है उदयपुर की। ऑप्शन बी करेक्ट है। संतरा उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर भीलवाड़ा। तो संतरा उत्पादन में राजस्थान का जो अग्रणी जिला है वो झालावाड़ है। और इस संतरा में सबसे ज्यादा होने के कारण इसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, जो कि बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। राजस्थान का नागपुर कौन सा जिला है? झालावाड़। राजस्थान का सागवन कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा, खेजड़ी, खैर या बबूल। राजस्थान का सागवन है ये रोहिड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवन के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? सागवन के वन दौसा, बांसवाड़ा, पाली, झुंझुनू। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में ये वन ज्यादा पाए जाते हैं। और सागौन एक द्विबीजपत्री पौधा है जिसकी लंबाई 80 से लेकर 100 फीट तक रहती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78 है, सीमा सुरक्षा बल का फ्रंटियर मुख्यालय राजस्थान में कहां पर है? बीएसएफ का फ्रंटियर हेडक्वार्टर राजस्थान में कहां पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। करेक्ट है आपके जोधपुर में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर। बाबू महाराज का मेला है ये धौलपुर जिले में भरता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला लोकसभा सदस्य जिनका नाम है महारानी गायत्री देवी, ये किस पार्टी से जयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई हैं? तो क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी थी। किस क्षेत्र से थी? तो जयपुर से थी। अब इसमें पूछ लिया किस पार्टी से थी ये, तो ये स्वतंत्र पार्टी से चुनी गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनको 1962 में चुना गया था जयपुर लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी। और ये स्वतंत्र पार्टी इसकी स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने की थी अगस्त 1959 में। तो ये तो प्रथम लोकसभा सदस्य है महारानी गायत्री देवी। बात करें राजस्थान की प्रथम जो महिला सांसद कौन है? राजस्थान की पहली महिला सांसद जो कि राज्यसभा सांसद थी, तो ये है शारदा भार्गव, जो कि 1952 में चुनी गई थी। ये प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य या फिर प्रथम महिला सांसद हैं राजस्थान की श्रीमती शारदा भार्गव। और भारतीय संसद में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय संसद में लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है वो है मीरा कुमार। अगला सवाल यहाँ पे, मशहूर विमल वसई व लूण वसई मंदिर कहाँ पर है?
तो विमल वसई व जो लूण वसई मंदिर हैं ये हैं, ऑप्शन देखिए, आबू पर्वत, आबू रोड, रणकपुर व बालोतरा। तो इसमें हो जाएगा आपके आबू पर्वत। जो विमल वसई व लूण वसई के मंदिर हैं ये कहाँ पर है, आबू पर्वत में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दिलवाड़ा के मंदिर में है ये विमल वसई मंदिर। और विमल वसई मंदिर की बात करें तो ये मंदिर गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह के द्वारा 1031 ईस्वी में बनाया गया था। और ये मंदिर जैन महात्मा आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को समर्पित मंदिर है जो कि 1031 ईस्वी में बनाया गया था। विमल वसाई मंदिर है ये चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह के द्वारा। और जो इसमें एक है लूण वसई मंदिर है। तो लूण वसई मंदिर किसको समर्पित है, तो ये 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। और विमल वसई मंदिर है आदिनाथ को समर्पित है। लूण वसई मंदिर है ये 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल यहाँ पे पुष्कर मेला किस तिथि को भरता है। तो पुष्कर मेला कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पंचमी, आशोज पूर्णिमा। पुष्कर का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, रागमाल का चित्रकार कौन था। रागमाल का चित्रकार निसरुद्दीन, बलवंत, यशवंत या फिर जलालुद्दीन। तो रागमाल है इनके चित्रकार थे निसरुद्दीन, ऑप्शन ए करेक्ट है। निसरुद्दीन ने रागमाला अमर सिंह के शासनकाल में तैयार की थी। किनके शासनकाल में, तो अमर सिंह के शासनकाल में निसरुद्दीन ने रागमाला को तैयार किया था। अगला सवाल, श्री हिंदी साहित्य समिति की स्थापना जगन्नाथ दास अधिकारी के द्वारा कहाँ की गई। श्री हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जगन्नाथ दास। तो ये कहाँ पर की गई है, जयपुर, धौलपुर, उदयपुर, भरतपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। 1912 में भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना जगन्नाथ दास के द्वारा की गई थी। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें, हिंदी ग्रंथ अकादमी है जयपुर में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि महग की नगरी के नाम से जानी जाती है। महाकवि महग की नगरी है भीनमाल, सिरोही, आबू, रणकपुर। तो ये हो जाएगी भीनमाल, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, उच्चाला कहा जाता था। उच्चाला क्या है, एक प्रकार की लाग है, जागीरदारों को चित्रकारों द्वारा दी जाने वाली धनराशि है। जागीरी जुल्मों से बचाने हेतु वहां की रियासत द्वारा गांव से पलायन कर जाना। जो जागीरी जुल्म है उनसे बचने के लिए वहां की रियासत के द्वारा गांव से छोड़कर चले जाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। उच्चाला किसे कहा जाता था, तो इसमें हो जाएगा जागीरी जुल्मों से बचाने हेतु वहां की रियासत के द्वारा गांव से पलायन कर जाने को उच्चाला कहा जाता था। अगला सवाल, पेशवाई चित्रशैली का मुख्य विषय है। पेशवाई जो चित्रशैली है इनका मुख्य विषय क्या है, युद्ध है, राज दरबार, प्रणय प्रसंग या फिर श्री कृष्ण लीला। तो इस शैली का जो मुख्य विषय है वो है श्री कृष्ण लीला। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88, मशहूर लोक नृत्य गीदड़ किस क्षेत्र से संबंधित है। गीदड़ जो लोक नृत्य है वो शेखावटी, बागड़, मारवाड़ या फिर मेवाड़ से संबंधित है। कौन सा यहाँ पे क्षेत्र रहेगा, तो शेखावटी क्षेत्र का ये नृत्य है गीदड़, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो नृत्य गीदड़ है ये होली के अवसर पर किया जाने वाला शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये नृत्य केवल पुरुष ही प्रस्तुत करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे, अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने ये उपाधि दी थी, कौन से हाड़ा शासक थे उनको राव राजा की उपाधि दी थी। शत्रुसाल, राजवर सिंह, राव माधो सिंह या फिर सुरजन हाड़ा। तो ये हाड़ा शासक थे सुरजन हाड़ा को राव राजा की उपाधि दी थी अकबर ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पे, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मत। करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरी है, ये अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य है। और इस नृत्य को सावन भादो माह में किया जाता है। इसमें मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इस नृत्य को राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे, शिकारपुर जोधपुर में किस लोक संत का प्रधान स्थान है। शिकारपुर जोधपुर में संत राजाराम, संत दरियाव जी, संत बेताराम, संत पूर्णमल जी। शिकारपुर जोधपुर में संत राजा राम जी जो लोक संत हैं उनका प्रधान स्थान है, ऑप्शन ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है। तत्ववाद्य कौन सा नहीं है जो कि तार के द्वारा, तार के प्रयोग से बजाया जाता है।
कौन सा तत्वाद्य नहीं है? रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा, काम यज्जा। तो अलगोजा नृत्य है ये तत्वाद्य नहीं है। जिन वाद्यों को तार के संयोग से बजाया जाता है उन्हें तत्वाद्य कहते हैं, जैसे कि वीणा हो गया, सितार है, भपंग, एकतारा है, सारंगी, तंदूरा, जंतर है, रावण हत्ता, चिकारा, और ये सभी आपके तत्व वाद्य के एग्जाम्पल हैं। और कामायाचा है, सारंगी वगैरह सभी। और जो अलगोजा है, अलगोजा ये बांसुरी के समान एक वाद्य यंत्र है और वादक दो अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। राजस्थान में अनेक प्रकार के अलगोजे प्रचलित हैं, तो ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है अलगोजा। अगला सवाल यहाँ पे, झीलावाड़ की नाल या पगलिया से कौन से दो जिले जुड़े हैं? झीलवाड़ा की नाल या पगलिया हैं, इनसे कौन से दो जिले जुड़े हैं? डूंगरपुर उदयपुर, पाली राजसमंद, सिरोही उदयपुर या नागौर अजमेर। तो इनसे जो दो जिले जुड़े हैं वो हैं आपकी पाली राजसमंद। मेवाड़ और मारवाड़ जुड़ा हुआ है। झीलवाड़ा की नाल या पगलिया हैं, इनसे पाली और राजसमंद ये दो जिले जुड़े हुए हैं। झीलवाड़ा की नाल जिसे देसूरी की नाल या पगलिया नाम से भी जाना जाता है, ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है। और मुगलों के समय हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों ने अधिकांश आक्रमण इसी नाल से घुसकर किए थे। और इनसे जो जिले जुड़े हैं वो पाली और राजसमंद है, मेवाड़ और मारवाड़। अगला सवाल, ढोला मारूरा दुहा की रचयिता कौन है? कवि कलोल, मुहणोत नैनशी, बांकीदास या सारंगधर। ढोला मारूरा दोहा इनके रचयिता हैं कवि कलोल, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो राजस्थान का राज्य जनजातीय यूनिवर्सिटी है बांसवाड़ा में, इसका नया नाम भोगीलाल पांड्या के नाम से, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो ये गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय नाम रखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो बांसवाड़ा में है। अगला सवाल यहाँ पे, कमला व इलायची नाम की महिला चित्रकार किस शैली से जुड़ी थी? तो कमला व इलायची नाम की महिला चित्रकार हैं नाथद्वारा, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़। किस शैली से ये जुड़ी हुई थी? तो इसमें करेक्ट हो जाएगा नाहत द्वारा शैली से जुड़ी हुई थी। नाहत द्वारा जो उप शैली के प्रमुख चित्रकार हैं उसमें नारायण है, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम है, रेवाशंकर, कमला और इलायची भी इस शैली से संबंधित हैं। अगला सवाल, राजस्थान के किस गांव में पत्थरों से होली खेलना और खून बहाना आज भी शुभ माना जाता है? पत्थरों से होली खेलना वगैरह। गांव का नाम है भीलूड़ा, भिनाय, बालोतरा, सारेगबास। राजस्थान का कौन सा गांव है जहां पर पत्थरों से होली खेलना और खून बहाना शुभ माना जाता है? तो ये गांव है दोस्तों भीलूड़ा गांव, ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि डूंगरपुर जिले का एक गांव है जहां पर लोग हैं रंग गुलाल और अबीर के बजाय एक दूसरे पर पत्थरों को जमकर बारिश करते हुए होली खेलते हैं। अगला सवाल, स्थानीय भाषा राजस्थान की इस महत्वपूर्ण वन उपज को टिमरू कहते हैं। तो किस वन उपज को टिमरू कहा जाता है स्थानीय भाषा में राजस्थान में? खैर, तेंदू, बांस या महुआ। तो तेंदू को टिमरू कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? घग्गर का मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतीय या फिर थार मरुस्थल। कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो अरावली पर्वतीय जो अंचल है ये प्राचीनतम भौगोलिक अंचल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। और जो लास्ट सवाल है 100वां, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये भी बताइए इन 100 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो करेक्ट हो पा रहे हैं। और लगातार आपको इस टाइप से मॉडल पेपर मिलता रहेगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।